हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे और दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4। तो इसमें हम अगेन वही लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट को ही प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आपको पता है, हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 ये कंप्लीट कर चुके हैं। वाटर सेस एक्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी कंप्लीट हो चुका है लास्ट लेक्चर के अंदर। आई जस्ट होप आपने वो लेक्चर देख लिया है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, चलिए। तो जब भी आपको मेंस का आंसर लिखना होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, और से ही आपको स्टैटिक पोर्शन प्रीलिम्स में जब देखने को मिलता है तो एक ना एक स्टेटमेंट आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट जो एक्ट आज हम करेंगे दैट इज़ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। पहले तो इस एक्ट को ना तोड़ लो, इसका जो नाम है इसको पूरी तरह से तोड़ लो। तो किसी लिविंग सब्सटेंस की बात हो रही है। डाइवर्सिटी क्या आ गई? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि फ्लोरा आ जाएगा, इसमें फौना आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। फ्लोरा में प्लांट्स आ गए आपके, फौना में एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितने भी छोटे माइक्रो लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो अगेन एक्ट बनाई है तो इसका जो मेन पर्पस होगा वो तो कंजर्वेशन ही रहेगा। किस तरह से हम इनको प्रोटेक्ट करें, किस तरह से जो भी चीज़ें हमें फ्लोरा से मिलती हैं, जैसे आपका टिम्बर आ गया, वैक्स आ गई। हनी बी से हमें वैक्स भी मिल जाता है फ्रॉम दियर हनी कॉम्ब, और हनी भी मिल जाता है। फिर इम्पॉर्टेंट हर्ब्स आ जाती हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम इन सब चीज़ों को यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके। तो ये मेन फोकस रहता है आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में। इन सभी को बचाना भी है और इनकी जो प्रोड्यूस है उनको ठीक से यूज़ करना है, सो फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज़ कर सके। ओवरऑल जो हमारा पर्पज़ है दैट इज़ टू कंजर्व। अब देखो, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पे भी बनता है। कौन सा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है, ये अपने कंट्री लेवल पे है। चलो, तो अब देखो इनके वन बाय वन फीचर, यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो हमने इस फर्स्ट पेज में कवर कर ली। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मेन पर्पस जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है इसके कंपोनेंट्स का। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, टिम्बर हो गया, हर्ब्स हो गए, वैक्स, हनी, इस तरह से इनको यूज़ करना है कि अगली जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके। फिर कहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जैसे ही जेनेटिक रिसोर्सेज आए ना, आपको एक टॉपिक यहाँ से स्टक करना चाहिए, दैट इज़ द बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या किया जाता है, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनको चेक किया जाता है। चेक किस चीज़ के लिए? कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल इनके अंदर से हमें मिल जाए जिसका यूज़ हम मेडिसिन्स बनाने में कर सकें। मेडिसिन्स हो गया या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होगी। ठीक है, इन शॉर्ट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम कोई प्रोडक्ट बना सकें बाय एक्सप्लोरिंग दीज प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर अगर मान लो ऐसी कोई मॉलिक्यूल हमें मिल भी जाती है तो उसका शेयरिंग करना है, जिस जगह से हमने वो चीज़ फाइंड आउट करी, प्लस जो रिसर्चर वहाँ आए थे। रिसर्चर ने एक्सप्लोर किया इन मॉलिक्यूल्स को, पर जिनकी ज़मीन के ऊपर करा उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दैट इज़ द बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो इक्वल शेयरिंग होती है उसमें। पैसा जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है अमंग द रिसर्चर्स, और जहाँ जिस एरिया में फाइंड करा, जिनकी वो ज़मीन थी, उनको दिया जाता है। तो दैट इज़ द बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो यही चीज़ थर्ड पॉइंट में बोली गई है। 3 टायर का स्ट्रक्चर है। 3 टायर में मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उनके अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट। उसी तरह से 3 टायर स्ट्रक्चर है आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। फर्स्ट आ जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, सेकेंड आ जाता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और थर्ड आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। चलिए, अब ये जो आइडिया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, ये कहाँ से आया था? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, ये हम वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 में ये कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, यू कैन, लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 1992 जो था, इसमें भी क्या किया गया था, ये इंपॉर्टेंस बताई गई थी कि किस तरह से हमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सस्टेनेबली यूज़ करने हैं। देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आज की जो दूसरी बॉडी है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस आपको क्वेश्चन बड़े रेगुलर से देखने को मिलते रहते हैं। तो अगेन इसको अगर तोड़ फोड़ कर लें इस पूरे एक्ट की, तो एनवायरमेंट, ठीक है, मेन फोकस एनवायरमेंट पे है। क्या करना है, प्रोटेक्शन करनी है। कहाँ कहाँ से, पॉल्यूशन से बचाना है, डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो 1986 में आपकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ जाती है। अब अगर इसके एट्रीब्यूट्स देखें तो क्या क्या है, अब देखो जैसे हमने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट्स पढ़े, तो वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी अथॉरिटी मिल रही है, कभी स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल रही है कि वो अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि किस तरह से वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। वैसे ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक्ट पावर प्रोवाइड करती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस तरह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। ओवरऑल वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, ठीक है। और ये भी अथॉरिटी दी गई, उसके साथ साथ वो इफ़ेक्टिव मेजर्स भी बता सकते हैं कि अगर ठीक है आपको लगता है ये दिक्कत इस वजह से आ रही है, तो हाउ यू कैन मेक अ इफेक्टिव मैकेनिज्म टू टैकल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और कैसे क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्रूव करना है, इन शॉर्ट एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लोअर डाउन करना है। सो वही चीज़ बार बार घुमा फिरा के साइंटिफिक वर्ड्स में दी गई है। अब बोलते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी ऐसी ऑथराइज्ड पर्सन या ऐसी ऑथराइज्ड बॉडी जिनको अलाउ किया गया है कि दे कैन कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम एयर, वाटर, सॉइल और अदर सब्सटेंसेज, जिन्होंने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 ये पढ़ रखे हैं, उनको ये चीज़ पता है। सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, वाटर के, एयर के, सॉइल के, किसी भी चीज़ के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये अथॉरिटी किस किस को दे रखी है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है और जो दूसरी है ऑथराइज्ड बॉडी। जैसे आपको पता है ना, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, दे कलेक्ट द डाटा, दे कलेक्ट द सैंपल और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और कोई भी ऐसा एविडेंस मिल जाता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है या फिर क्राइम हुआ है, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो उसमें पनिशमेंट भी दी जाएगी, ठीक है। ये ऐसे भी बताता है कि जो भी हज़ार्डुअस सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ एक सब्सटेंसेस लाइक योर मर्क्यूरी, लैब में आप यूज़ करते हो ब्रोमीन, तो इनकी क्वांटिटीज़ बताई जाती हैं कि कितना आपको ये यूज़ करना है ताकि एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट ना करे, ठीक है। तो ये एक्ट फर्दर क्या क्या ऑथराइजेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एक तो ऑपरेशन प्रोसेस, मान लो कहीं पे पता चलता है कि यहाँ पे पोल्यूशन जो है किसी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे एक बॉडी बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू चेक दीज पॉल्यूटेंट्स। वो चाहें तो इन पॉल्यूटेंट्स का यूज़ रोक सकते हैं और कोई भी कमेटी रेगुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से ये पॉल्यूटेंट जो है इसकी जगह पे कोई और हम यूज़फुल एलिमेंट यूज़ करें ताकि सेम आउटपुट आए, ठीक है। तो मेन फोकस जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पे ही होता है, इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है। पिनल प्रोविजंस की बात करें तो जो इम्प्रीजनमेंट है वो 1 से 5 साल तक हो सकती है, बट अगर ज़्यादा ही हद से बढ़ जाए कोई तो 7 साल भी एक्सीड कर सकते हैं। इम्प्रीजनमेंट मतलब जेल, ये ऑल। देन जो फाइन होगा दैट वुड बी अप टू ₹1,00,000, या दोनों भी इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 भी हो सकते हैं या फिर दोनों ही चीज़ें, जेल और फाइन इकट्ठा हो सकता है। नाउ इम्यूनिटी क्या क्या है, तो देखो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होती हैं वो पब्लिक के लिए होती हैं, बट वहाँ पे गवर्नमेंट और कोई भी ऑथराइज्ड बॉडी जो है वो एंटर कर सकती है इन ऑर्डर टू कलेक्ट द सैम्पल्स। अगर उनको सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं तो वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो इम्यूनिटी सिर्फ ऑफिसर्स को दे रखी है। यहाँ पे जो सिविल कोर्ट होता है आपका वो इंटरप्ट नहीं कर सकता। अगर कोई भी केस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वहाँ पे सिविल कोर्ट आपका इंटरप्ट नहीं करेगा, और बाकी जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वही एक कमेटी बनाती हैं और फिर उस चीज़ को टैकल करती हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट बॉडी दैट इज़ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इंडिया के फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जब भी बात होगी तो 3 तरह के फॉरेस्ट आपको ध्यान में आने चाहिए, रिजर्व फॉरेस्ट,
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट आपको पता है बहुत सारे विलेजेस ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट के बीच में होते हैं, तो वो एक तरह से ऐसे लेके चलते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमारा ही है, ठीक है। वो कोई प्री डिफाइंड एरिया नहीं होता कि कितना एरिया उनका बिलोंग करता है, जस्ट बिकॉज दे यूज़ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और फिर उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ये आगे जाके सेल भी करते हैं, फिर इससे इनका थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपके विलेज फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो एरियाज आ जाते हैं जहाँ पे प्रोहिबिशन बहुत ज़्यादा होती है। प्रोहिबिशन इन द सेंस कि जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं वो लिमिटेड बची हैं, तो इसलिए यहाँ पे रोक लगा दी जाती है कि कोई भी लोग यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कुछ ट्राइबल पीपल को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है। नाउ रिजर्व फॉरेस्ट, ये हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। चलो, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जितना भी स्टेट कंट्रोल है फॉरेस्ट के ऊपर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि टिम्बर की जो डिमांड है वो अभी मिल सके। अच्छा, अगर आपने वो थुनाग वाला वीडियो देखा होगा, फ्लड आए बहुत ज़्यादा मंडी कुल्लू वाले एरिया में, तो वहाँ पे थुनाग वाला एरिया जो था, तो आपने एक वीडियो आई थिंक देखी होगी, काफ़ी वायरल भी हुई थी वो। ऊपर से ऐसे पहाड़ी है, यहाँ पे घर वगैरह बन गए हैं, ऊपर तक आ गए हैं घर, ठीक है। जो पहाड़ी वाला रीजन है उसके ऊपर तक घर आ रहे हैं। वहाँ से ना क्या हुआ, एकदम से मलबा आया, और मलबा में ना एक प्रॉपर टिम्बर आए, बहुत अच्छी लकड़ी कट करके रखी थी, तो वो टिम्बर आ जाता है टुवर्ड दीज विलेजेस। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये स्टेट्स को प्रोवाइड करता है अथॉरिटी कि जो टिम्बर की डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, तो पूरा चेक रख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अपने फॉरेस्ट के ऊपर। तो दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और ये स्टेट को ऑनरशिप भी प्रोवाइड करती है कि किस तरह से हम बेनिफिशियल यूज वो कर सकें। अब देखो, ये जो टिम्बर की बात करी ना मैंने, यहाँ पे मैंने नहीं बताया ये इलीगल है लीगल है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि वो टिम्बर आया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ आई, प्रॉपर कट करके हुई रखी होंगी ऊपर, तो जैसे बादल फटा वो सारा पानी के साथ आ गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जो टिम्बर होता है ये अंडर द स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। इलीगली भी कट होती हैं नो डाउट, पर जो मेन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो कहती है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मीट द डिमांड फॉर टिम्बर। अब मोस्ट ऑफ द अनटाइटल्ड लैंड है ट्रेडिशनली बिलोंग टू द फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटी, जैसे आई टोल्ड यू ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स जो होते हैं ये तो पूरे ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी डेली रूटीन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए ऑन द फॉरेस्ट। 3 कैटेगरी के फॉरेस्ट होते हैं, नंबर 1 इज़ रिजर्व फॉरेस्ट, 2 इज़ विलेज फॉरेस्ट एंड 3rd वन इज़ द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करें तो मोस्ट प्रोटेक्टेड होता है इन तीनों कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे कोई भी राइट्स एक्वायर नहीं किए जा सकते, सिर्फ गवर्नमेंट के साथ जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे ऑथराइजेशन होती है। यहाँ पे ना ट्राइबल्स को होती है ना लोकल पीपल को होती है, किसी को नहीं होती, ओनली द गवर्नमेंट। पनिशमेंट क्या है, अगर कोई भी इन चीज़ों के वायलेशन करते हैं तो पनिशमेंट है इम्प्रीजनमेंट, यानी कि जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है। अब ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये फेडरल है, क्यों? क्योंकि जो बहुत सारी स्टेट्स हैं दे आर हैविंग अ सेम फॉरेस्ट एक्ट बट विद सम मॉडिफिकेशन। सभी के पास है फॉरेस्ट एक्ट किसी न किसी तरीके से, पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनके अपने अपने हैं अकॉर्डिंग टू दियर स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट बॉडी वी आर डूइंग इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अगेन नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करनी है, और कब आया ये? 1980। तो अगर इसके मेनली ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसका यूज़ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़, यानी कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इलीगली चले जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी ने कुछ बना लिया अंदर जाके, तो वो सारे इलीगल वर्क्स जो हैं वो इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत रोकने होते हैं कि जो फॉरेस्ट का लैंड है उसका जो यूज़ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। It prevents the de-reservation of forests that have been reserved under the Indian Forest Act 1927। तो एक तरह से contrary है to the Indian Forest Act 1927। फिर आता है prevent clear felling of the naturally grown trees। अब देखो कोई चीज़ अंदर जाके बनेगी, मान लो कोई बिल्डिंग बनने लगी, तो उस बिल्डिंग को बनाने के ट्रीज भी तो कट करने पड़ेंगे ना, तो उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है। एंड लीजिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, किसी की नहीं है वहाँ की ज़मीन जो है, ना तो वो गवर्नमेंट की है ना किसी लोकल कम्युनिटी की है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो वहाँ पे सिर्फ पेड़ लगने दो, दैट इज़ द शॉर्टकट मीनिंग। डिफॉरेस्टेशन को चेक करना है, ज़्यादा पेड़ की कटाई वहाँ पे ना हो।
एंड कंजर्व फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो डिसीजन की पावर होती है वो कई बार स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को दे देती है कि अब आप डिसाइड करो इस पर्टिकुलर इशू पे हमें क्या करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एक्ट्स, ये हम कवर अप कर चुके हैं। अभी बहुत सारी एक्ट्स रहती हैं जिनमें से हम इम्पॉर्टेंट अभी और कवर अप करेंगे, और इसके साथ साथ चैप्टर 4 तो हमारा चलता ही रहेगा, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑन द लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ओनली, फिर उसके बाद पॉल्यूशन पे आएगी। पॉल्यूशन पे आपकी 2 वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, इकट्ठे आएंगे, 2 वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। So till then, bye bye, take care, thank you, and have a nice day.